हमने एक चैप्टर पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली गैस के बारे में पढ़ते हैं कि किसी गैस को जब हीट एनर्जी दिया जाता है तो किस तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, या प्रेशर चेंज होता है, या वॉल्यूम चेंज होता है ना। लेकिन बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये चैप्टर है कैलोरीमेट्री। इसमें हम लोग गैस के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि जो सब्सटेंस के दो स्टेट होते हैं दूसरे वाले, यानी कि सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी सॉलिड या किसी लिक्विड सब्सटेंस को जब हीट एनर्जी दी जाती है तो किस तरह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा कि जब भी किसी गैस को हीट एनर्जी दिया जाता है तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होता और कई सारी चीज़ें चेंज होती है ना। वॉल्यूम भी चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है ना। लेकिन कैलोरीमेट्री में हम पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड के बारे में। तो इसमें हम लोग एक ही प्रोसेस मानते हैं कि जब किसी सॉलिड या लिक्विड को हीट एनर्जी दिया जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में लगेगा, है ना। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहा कि किसी गैस को हीट देने के इनफाइनाइट प्रोसेसेज हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, है ना। कई सारे प्रोसेसेज हमने पढ़े थे, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, खूब सारे प्रोसेस पढ़े हमने। तो वो सारे अलग अलग तरीके थे जिस तरीके से किसी गैस को हीट एनर्जी दी जा सकती है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि इनको जब भी हीट देंगे तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एक ही प्रोसेस होता है। तो इनके लिए सॉलिड और लिक्विड के लिए भी हम लोग वैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं जैसे गैसेज के लिए करते थे, है ना। गैसेज के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता था, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। लेकिन एक और डिफरेंस है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते थे। कैलोरीमेट्री में हम पढ़ेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है ये होता है, इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, it is heat energy required by 1 gram of substance, by 1 gram of a substance to increase its temperature by 1 degree Celsius, to increase its temperature, टेम्परेचर को हम लोग फिर से लिख लेते हैं, है ना। to increase its temperature by 1 degree Celsius, ठीक है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली कहें तो इसको एक तो डिनोट करते हैं एस से, और ये हो जाएगा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डिफिनीशन है मैथमेटिकली वो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब जो है इसे हम लोग ये भी कर सकते हैं
कि अगर किसी सब्सटेंस का m ग्राम मास हो, सो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड by m gram of a substance to increase its temperature by delta T degree Celsius is given by डेल्टा Q जो है इसी इक्वेशन में से हम लोग निकालेंगे। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर m ग्राम लेंगे मास सब्सटेंस का, डेल्टा टी से उसका टेम्परेचर बढ़ाना हो, उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक कैपेसिटी S है, तो हमें डेल्टा Q यानी ms डेल्टा टी के इक्वल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कहें कि वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी हो गई। हम बात कर रहे हैं वुड का, तो वुड की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन उसी वुड से कई सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग हीट एनर्जी लेते हैं, है ना। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमने एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, तो उस डिफिनीशन में और इस डिफिनीशन में फ़र्क बस यही है कि वहाँ पर हम लोग लेते थे कि इट इज़ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाई, यहाँ 1 ग्राम है, वहाँ पर 1 मोल कहते थे ना, कि 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी होता था। यहाँ पर क्या है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। ठीक, अगर सब्सटेंस चेंज हो जाएगा तो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। जैसे लकड़ी है, वुड है, वुड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगा, है ना। वाटर के लिए डिफरेंट होगा, आइस के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर वुड का ही कई सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बने हुए हैं तो उनके लिए भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही रहेगा। ठीक, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के लिए एक अलग क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, उसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी, है ना। एक दूसरी क्वांटिटी होती है जिसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देंगे कि एक ही सब्सटेंस के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा, सब्सटेंस भले ही एक ही हो, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो उसकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि हीट कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय the object to increase its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास के बारे में हमने बात ही नहीं किया। उसका मास चाहे कितना भी हो, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना हो तो कितनी एनर्जी चाहिए, वो हो जाता है हीट कैपेसिटी उस ऑब्जेक्ट का। तो इसको डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर।
है ना। तो ये हो गया मैथमेटिकली। और इसी तरह से कर सकते हैं कि सो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड by the object to increase the temperature by delta T degree Celsius is given by डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट का कोई मास नहीं दिया गया है, बस उसका हीट कैपेसिटी दिया हुआ है ना। हीट कैपेसिटी पता हो और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है ये पता हो, तो हम पता कर सकते हैं कि कितनी हीट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो हीट कैपेसिटी है और ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है उसकी ग्राम स्पेसिफिक कैपेसिटी में एक रिलेशन होता है ना। इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाकर देखते हैं, है ना। मान लेते हैं कि हमने ये वुड जो है, वुड का एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वुड इज SW, है ना। जो वुड है, जो मटेरियल है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेते हैं कि SW है। अब उसी वुड से ये एक ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं कि m होगा। ठीक है, इसका मास अगर मान लेते हैं कि m है, तो इसको डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए। इसको डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ाना हो तो कितनी एनर्जी चाहिए। इसका मास, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, ये लिखेंगे। ठीक है, अब यही चीज, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए हीट कैपेसिटी भी हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ आप देखेंगे ये हीट कैपेसिटी है C, ये हम लोगों ने डिफाइन किया है ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C इंटू डेल्टा टी, अगर इस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी C है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि C जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है और S जो है यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मटेरियल यानी सब्सटेंस के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो SW जो है ये कह सकते हैं डिफाइंड फॉर वुड सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के लिए होता है और उसी सब्सटेंस से ये जो ऑब्जेक्ट बना है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हीट कैपेसिटी डिफाइन होता है। तो C जो है डिफाइंड फॉर ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन है। तो इस ऑब्जेक्ट को डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना हो, हीट कैपेसिटी C हो, तो कितनी एनर्जी चाहिए, C डेल्टा टी। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हीट कैपेसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का मास और उसका जो मटेरियल है उसके स्पेसिफिक कैपेसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से कि हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
is equal to product of its mass and specific heat capacity। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इट्स मटेरियल, है ना, मटेरियल या कहेंगे सब्सटेंस। तो इसको हम लोग इस तरह से इनडायरेक्टली हमने डिफाइन किया। अब इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे मैथमेटिकली कि जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी को हमने कहा है यहाँ पर C, ये है C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, मास क्या है M, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इट्स मटेरियल। स्पेसिफिक कैपेसिटी S से लिखेंगे तो M इंटू S, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जो है आप देखेंगे कि जिस तरह से हमने हीट कैपेसिटी डिफाइन किया, उसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट के लिए वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन किया जाता है। तो उसको हम लोग फिर से अभी समझेंगे। इस चैप्टर में हमने अभी तक दो तरह के क्वांटिटीज को डिफाइन किया। एक डिफाइन किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, जैसे यहाँ पर S है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसी सब्सटेंस की, सब्सटेंस की कह सकते हैं या किसी मटेरियल की कह सकते हैं। और ये है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, चाहे उसका मास जितना भी हो, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए हीट कैपेसिटी फिक्स्ड रहेगा। ठीक, तो वैसे ही एक और क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको कहा जाता है वाटर इक्विवेलेंट। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं वाटर इक्विवेलेंट को। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं पहले। तो इस तरह से हमने फिगर बना लिया है। अब देखेंगे पहले यहाँ पर एक क्यूब बनाया गया है। ये जो क्यूब है ये वुड का बना हुआ है, तो इसको कहेंगे कि ये वुडन ब्लॉक है, चाहे इसका मास जो भी हो। ठीक है, और राइट साइड में हमने एक छोटा सा फिगर बनाया है। ये है, कह सकते हैं कि ये है 10 ग्राम वाटर। ठीक है, तो अब ऐसे कह सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है अपने पास और यहाँ पर वाटर है। ठीक, अगर हम ऐसा करें कि दोनों का टेम्परेचर बराबर डिग्री से बढ़ाना है, जैसे मैं कहूँ कि ब्लॉक का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है और इस 10 ग्राम वाटर का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। अगर दोनों इक्वल एनर्जी लेंगे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, तो ये कहा जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना। अगर ऐसा हो कि लेट्स, या ऐसे कह सकते हैं कि if 10 gram water consumes equal amount of, इसको अमाउंट को थोड़ा ठीक से लिखते हैं, है ना। नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और यहीं से हम लोग सब कुछ सीखते हैं। तो
बोलने से कई बार चीज़ें मिस कर जाती हैं, लेकिन लिखने पर चीज़ें मिस नहीं करती हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हर वर्ड्स को ध्यान से पढ़ें और समझें। तो लिखेंगे इसको, इफ़ 10 ग्राम ऑफ वाटर कंज्यूम्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी as required by wooden block to increase the temperature by same amount, है ना। इसका मतलब आप समझें, हमने कहा कि ये दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, एक तो वुड का है और एक वाटर का कुछ अमाउंट दिया गया है, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाना है, ठीक। अगर दोनों इक्वल एनर्जी लेते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ब्लॉक का इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट है 10 ग्राम, है ना। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल एनर्जी कंज्यूम करते हैं इक्वल टेम्परेचर राइज के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, जो हमने लिखा है कि 10 ग्राम वाटर उतनी ही एनर्जी खाता है, 10 ग्राम वाटर उतनी ही एनर्जी खाता है जितना वुडन ब्लॉक खाता है। किस लिए? सेम अमाउंट से टेम्परेचर चेंज के लिए। तो कह सकते हैं देन वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वुडन ब्लॉक विल बी 10 ग्राम, है ना। तो इस वाटर इक्विवेलेंट का यूज क्या है? वो इसलिए होता है कि कई बार जो वुडन ब्लॉक दिया गया है उस वुड का हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पता, इसकी हीट कैपेसिटी नहीं पता, ठीक है। लेकिन वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता होता है, जो कि 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो कोई भी मटेरियल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हमेशा हम लोग वाटर के इक्विवेलेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो ब्लॉक है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लेगा, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम वुडन ब्लॉक का नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके बदले में 10 ग्राम वाटर लेंगे और इस 10 ग्राम वाटर का पता करेंगे कि ये 10 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी लेगा। जितनी एनर्जी ये 10 ग्राम वाटर लेगा उतनी ही एनर्जी ये ब्लॉक लेता है, ठीक है। क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमें पता होता है और इसीलिए हम लोग हमेशा किसी भी दूसरे मटेरियल का या ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट पता करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में किसी ऑब्जेक्ट का जिसका हमें स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं पता हो उसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के बदले में उतना ग्राम वाटर रख देंगे और चेक करेंगे कि उस वाटर को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्चुअली में उतनी ही एनर्जी वो ऑब्जेक्ट कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पर पहले हम बता दें कि जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो हमें याद रखना होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो हमें वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है पता है, ये हमें याद रखना होता है, ठीक। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होता है और कई सारे मटेरियल का हमें नहीं पता होता। तो क्या किया जाता है
कि उस ऑब्जेक्ट के बदले में, जो दूसरे मटेरियल से बना है, ऑब्जेक्ट के बदले में वाटर इक्विवेलेंट बताया जाता है। वाटर इक्विवेलेंट हमेशा ग्राम में होता है, ठीक है। तो अगर ग्राम में होगा तो हम बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के बदले में इतना ग्राम वाटर हम रख सकते हैं। उतना ग्राम वाटर उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करेगा जितना वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में करता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो डिफिनीशन है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ समझा है कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग उसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट का जो डिफिनीशन होता है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the mass of water which requires equal amount of energy as required by object for equal temperature rise, ठीक है। तो इस डिफिनीशन को एक बार फिर से पढ़ें और ध्यान से समझें कि जो हमने समझाया क्या एग्जैक्टली वही लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। ये ध्यान दें कि जो वाटर इक्विवेलेंट होगा हमेशा मास के फॉर्म में होगा, कि इतना ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर है, 20 ग्राम वाटर है, वाटर इक्विवेलेंट है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ब्लॉक का वाटर इक्विवेलेंट है 10 ग्राम, इसका मतलब ये समझना है कि उस ब्लॉक के बदले में मैं 10 ग्राम वाटर ले सकता हूँ। वो 10 ग्राम वाटर उतनी ही एनर्जी खर्च करता है, कंज्यूम करता है, जितनी वो ब्लॉक कंज्यूम करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये पता चली कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वो होता है मास ऑफ वाटर। और कितना मास होगा, विच रिक्वायर्स इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उतनी ही एनर्जी लेता है जितनी ये वाटर का मास लेता है, ठीक है। किस लिए, फॉर इक्वल टेम्परेचर राइज। तो हम उतना मास ऑफ वाटर लेते हैं जो सेम टेम्परेचर राइज के लिए उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करता है जितना कि एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट या ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये हो गया वाटर इक्विवेलेंट का डिफिनीशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि जैसे अगर मान लिया जाए कि अपने पास एक क्यूब है ना। ये एक क्यूब दिया गया है, इसका मास हमें नहीं पता, ठीक है। ये ऐसा मान लेते हैं कि ये वुड का बना हुआ है, ठीक। और इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वुडन ब्लॉक इज 20 ग्राम, ठीक। और कुछ भी नहीं दिया, वुडन ब्लॉक का हमें मास भी नहीं दिया, हीट कैपेसिटी भी नहीं दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय वुडन ब्लॉक टू इंक्रीज its temperature by 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें इस ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाना है 50 डिग्री सेल्सियस से,
है ना। तो इस ब्लॉक को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये पता करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस बदले में हम लोग 20 ग्राम वाटर रखेंगे, है ना। तो ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी required by block to increase its temperature by 50 डिग्री सेल्सियस, यही हमें पता करना है ना। तो कह सकते हैं इज इक्वल टू heat energy required by, यहाँ दिया है वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम, तो कहेंगे बाई 20 ग्राम वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाई 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको समझें। यहाँ पर कहा गया है, हमने ये कहा कि ब्लॉक का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ाने से के लिए हीट एनर्जी जो चाहिए वो इक्वल होगा किसके, जितनी हीट एनर्जी 20 ग्राम वाटर को चाहिए और उसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20 ग्राम है वाटर वो उस ब्लॉक का वाटर इक्विवेलेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो हम इनडायरेक्टली इसको निकालेंगे, इसको लिखते हैं MS इंटू डेल्टा टी। ठीक है, MS डेल्टा टी लिखते हैं। यहाँ पर मास हम लोग किसका लेंगे, वाटर का 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका लेंगे, वाटर का। मास भी वाटर का, या कह लें कि यही वाटर इक्विवेलेंट है ना। ये जो MW है यही वाटर इक्विवेलेंट है। ये SW क्या है, ये वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इंटू डेल्टा टी। तो लिखेंगे मास ऑफ वाटर हो गया 20, SW हो गया 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, और डेल्टा टी दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिलाकर के ये आ गया 1000 कैलोरी, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग इस वाटर इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। हमें निकालना था इस ब्लॉक के लिए कितनी हीट की जरूरत है, हमने निकाल लिया 20 ग्राम वाटर को कितनी हीट की जरूरत है, क्योंकि इस ब्लॉक का वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है। हमने कहा कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, ऐसा हमने कहा। लेकिन टेम्परेचर के साथ में ये इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बहुत ही कम वेरिएशन आता है, लेकिन वेरिएशन आता है। ठीक है, लेकिन कई बार हमें किसी यूनिट को डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर हमें 1 कैलोरी का डिफिनीशन लिखना हो, तो जब यूनिट की बात आती है तो थोड़ा भी एरर उसमें नहीं होना चाहिए, है ना। और इसलिए जब हम लोग कैलोरी का डिफिनीशन लिखते हैं तो उसमें एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी पर ग्राम वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो किस टेम्परेचर पर होती है। तो इसके लिए आप देखेंगे ग्राफ, ये ग्राफ में हमने y एक्सिस पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर रखा है कैलोरी पर ग्राम में, और x एक्सिस पर हमने टेम्परेचर रखा है डिग्री सेल्सियस में। तो ये रेड कलर से जो कर्व बनाया है यही जो है वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैलोरी वो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर का वो किस तरह से वेरी कर रहा है।
तो अब देखेंगे कि एग्जैक्टली 1 कैलोरी पर ग्राम 15 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 35 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है। ठीक है, जो वेरिएशन है वो देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 1.000 है, यहाँ पर 1.0004 है, यहाँ पर 1.008 है, तो स्केल बहुत ही छोटा है और इसलिए कह सकते हैं कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग कैलोरी जो यूनिट है उसको डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस टेम्परेचर पर 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो अब हमें पता है कि 15 डिग्री और 35 डिग्री पर ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 कैलोरी यूनिट जो होता है उसका डिफिनीशन लिखेंगे, है ना। तो जो कैलोरी होता है उसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। ये होता है इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड by 1 gram of water to increase its temperature from 14.5 degrees Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये भी देखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर चेंज है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमने जो डिफिनीशन बताया था वो ये बताया था कि 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस को जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। तो यहाँ पर ये जो है कैलोरी पर ग्राम का मतलब हुआ 1 ग्राम ही हमने वाटर लिया हो तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो है 1 कैलोरी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एग्जैक्टली एट 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस पर है तो हम लोग रेंज लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो क्या करेंगे कि 15 डिग्री से आधा डिग्री पहले और 15 डिग्री से आधा डिग्री बाद, यानी हमें 1 डिग्री सेल्सियस का रेंज लेना है तो लेंगे 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1 कैलोरी का जो है ये यूनिट होता है। ठीक, अब हमने चूँकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है ये हमने इसका जो वेरिएशन है वो जान लिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग करेंगे। इस एग्जांपल में एक कॉपर पीस दिया गया है, ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है कैलोरीमेट्री, इस चैप्टर में एक कैलोरीमीटर होता है ना। कैलोरीमीटर ये एक ऐसा पॉट है या कहें कि कंटेनर है जिसमें जब कोई दो मटेरियल को सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो हीट जो है वो बाहर नहीं जाता, उन्हीं में एक दूसरे में वो हीट जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, ए कंटेनर यूज्ड टू मिक्स 2 or more than 2 substance अब इसमें हमें ध्यान रखना होगा कैलोरीमीटर में जितने भी सब्सटेंस को मिक्स करेंगे उनकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, मतलब एक से दूसरे में जाएगी, दूसरे से पहले में आएगी, इस तरह से वो कंजर्व रहती है।
तो ये हो गया, कह सकते हैं, लॉ ऑफ कैलोरीमीटर, है ना। ये कहता है कि टोटल हीट एनर्जी ऑफ all the substances mixed remain constant even if it is transferred, और कह सकते हैं कि even if its temperature of mixture changes, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो even if temperature of mixture changes, तो टेम्परेचर तो इसलिए चेंज हो रहा होगा क्योंकि जो हीट है वो एक से दूसरे में जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक जितना लूज करेगा दूसरा उतना ही गेन करता है, इसलिए टोटल हीट एनर्जी उस कैलोरीमीटर के अंदर उतना ही बना रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, a copper piece of water equivalent 50 gram at 10 degrees Celsius is placed in 50 gram water at 80 degrees Celsius. Find the temperature of mixture in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब सबका टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिक्स सब्सटेंसेज मिक्स्ड कर दिए गए हैं उनका सबका टेम्परेचर अगर इक्वल हो जाए तो कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अपना जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, इसमें दिया गया है 50 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक कॉपर पीस दिया गया है ना, ये है कॉपर पीस। लेकिन कहा गया कि जो कॉपर पीस है उसका वाटर इक्विवेलेंट है 50 ग्राम, है ना। तो जो हमने वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझा था, मीनिंग समझा था, उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि मैं इस कॉपर के बदले में 50 ग्राम वाटर रख सकता हूँ, है ना। 50 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये जो कॉपर पीस दिया गया है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बताया गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से ये समझें कि अपने पास 50 ग्राम वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस पर, और 50 ग्राम जो कॉपर था उसके बदले में हमने रखा 50 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हीट लूज करेगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट गेन करेगा। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे,
heat loss by water इज इक्वल टू ms डेल्टा टी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मास है 50 ग्राम, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 और टेम्परेचर चेंज 80 माइनस टी। यहाँ हमने ये मान लिया है कि जो मिक्सचर का टेम्परेचर है फाइनली वो टी है ना। लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज टी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो ये वाटर है 50 ग्राम का इतना हीट लॉस करेगा। ठीक, उसके बाद अब आते हैं कॉपर पर। कॉपर गेन कर रहा होगा, तो हीट गेन बाई कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो क्या करेंगे, कॉपर जो दिया हुआ है उसके बदले में हमें 50 ग्राम वाटर रखना है। तो 50 ग्राम वाटर रखेंगे तो उसका हम लोग हीट गेन निकालेंगे कि 50 ग्राम वाटर जो 10 डिग्री सेल्सियस पर था वो कितना हीट गेन करेगा। तो उसका भी फॉर्मूला लगाएंगे ms डेल्टा टी। मास है 50 ग्राम, और चूंकि हम लोग कॉपर के बदले में वाटर रख रहे हैं तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी यूज करेंगे, है ना। और फाइनल टेम्परेचर T है जो कि ज़्यादा होना चाहिए 10 से, है ना। इसका टेम्परेचर बड़ा होगा इसलिए T माइनस 10 लिखेंगे इसको। ठीक, अब जैसा कि कैलोरीमीटर का लॉ है कि एक जितना हीट लॉस करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा, तो इनको हम लोग इक्वेट करेंगे, है ना। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो 50 इंटू 1 80 माइनस टी इज इक्वल टू 50 इंटू 1 टी माइनस 10। तो ये 50 और 50 कैंसिल हो गया, 80 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 10। तो ये यहाँ से आया 2t इज इक्वल टू 90, मतलब t इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो 45 डिग्री सेल्सियस होगा।